हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। टारगेट बीपीएससी सीरीज हमने शुरू की है और इस सीरीज का लक्ष्य यही है कि बीपीएससी की जो टारगेट है यानी कि 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके लिए आपका करंट अफेयर तैयार कराया जाए, उसे सही तरीके से रिवाइज कराया जाए। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है राजगीर। राजगीर में किया जाएगा किसका निर्माण? फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और यह फिल्म सिटी का निर्माण जो किया जा रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि फिल्म निर्माण, बिहार में फिल्म निर्माण के लिए एक ढांचा तैयार हो जाए। अब ये फिल्म निर्माण की जो बात हो रही है, अब फिल्म निर्माण के लिए ये फिल्म सिटी क्या मदद करेगा? तो मदद यह करेगा कि एक फिल्म के लिए, किसी भी फिल्म को तैयार करने के लिए कुछ सेट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लीजिए पुलिस स्टेशन, मंदिर, मस्जिद, दुकान, शॉपिंग मॉल, जहां पर आसानी से शूटिंग की जा सके, ऐसे सेट्स तैयार किए जाते हैं। कहां पर? फिल्म सिटी के अंदर पहले से तैयार रहते हैं और वहां पर जाकर शूटिंग हो जाती है। इससे क्या होगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में फिल्म निर्माण जब होने लगेगी तो वहां पर फायदा होगा। और दूसरा यह है कि नए कलाकारों को भी अपने राज्य में कुछ करने का एक मौका मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है निर्णय गया जिले के लिए। बिहार के गया जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो एक तो हो गया इंडस्ट्रियल पार्क हो गया और दूसरा यह ड्राई पोर्ट। और ड्राई पोर्ट में एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यह जो पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, सामान्य बंदरगाह की तरह नहीं है। ड्राई यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सूखा बंदरगाह। इस सूखा बंदरगाह से सीधा तात्पर्य यह है कि यह समुद्र के किनारे नहीं होगा। और सीधी सी बात है कि बिहार में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं और यह बिहार में है। तो जो सूखा बंदरगाह होता है वह मुख्य रूप से जो बड़े बड़े सामान होते हैं, जैसे कि जो भारी माल होता है, भारी माल का मतलब यह है, भारी माल, इसका मतलब यह होगा कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसा भारी माल हो गया, बहुत ज्यादा माल हो गया जिसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसको रखने की एक पर्याप्त सुविधा यहां मौजूद होगी। और इस जगह से एक बंदरगाह या एयरपोर्ट या तो रेलवे स्टेशन तक की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अगला है, बिहार के किस स्थान पर कोकुन बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा किया गया? तो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, उनके द्वारा किया गया है बांका में। बांका में किसका उद्घाटन किया गया है? कोकुन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अब बिहार के बांका में यह जो कोकुन बैंक का उद्घाटन किया गया है, इस कोकुन बैंक का संबंध किससे है? पैसे से है? नहीं, पैसे का बैंक नहीं है। दरअसल आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, उससे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। जो रेशम का कीट होता है, रेशम का कीट, रेशम का जो कपड़ा पहनते हैं ना, उसका एक कीट होता है। किस प्रकार से रेशम तैयार होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो रेशम का कीट होता है वह अपने चारों ओर एक आवरण तैयार करता है और उस आवरण का जो एक चारों तरफ का तैयार होता है आवरण, उस आवरण से ही रेशम का धागा तैयार किया जाता है। कुछ इस प्रकार से कि उसे गर्म पानी में डाला जाता है, फिर उसके बाद उसके धागों को एक करके एक मोटा धागा बनाया जाता है। तो वह जो आवरण होता है चारों तरफ का, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोकुन। यानी कि रेशम का जो कीट है अपने चारों ओर एक आवरण तैयार करेगा और जब वह आवरण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उससे ही एक गर्म पानी में उसे डाल करके रेशम का धागा तैयार करने की प्रक्रिया होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोकुन जो है उसका एक अपना महत्व है रेशम को तैयार करने के लिए, रेशम के कच्चे धागों को तैयार करने के लिए। यानी कि उसका रख रखाव भी होना चाहिए, उसकी खरीदी हो सके, उसकी बिक्री हो सके, उसके लिए एक कोई जगह तैयार होनी चाहिए। तो उसी जगह को ध्यान में रखते हुए कोकुन बैंक बनाया गया है। तो अब आप बात समझ गए होंगे यह कोकुन बैंक क्या है। आगे देखते हैं, किस राज्य में 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है? तो 50 साल पुराने पेड़ों का संरक्षण
बिहार में किया जा रहा है और बिहार सरकार द्वारा कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे पेड़ जो कि 50 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और साथ ही यह निर्धारित किया जाए कि उतने पुराने पेड़ों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, विरासत की श्रेणी में। विरासत यानी कि 50 साल पुराना अगर कोई पेड़ है तो उसे विरासत की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई को कहां आयोजित किया गया, तो यह किया गया दिल्ली में। याद रखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि बिहार इन्वेस्टर्स मीट है तो वह बिहार में ही आयोजित किया गया था या तो पटना में कहीं पे वहां पे बिहार के किसी जिले में आयोजित किया गया था। बिल्कुल नहीं, 12 मई और ये 2022 की बात है अभी कि इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया दिल्ली में और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि उद्योगों के लिए पर्याप्त निवेश बिहार की ओर खींचा जा सके। अगला है, बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का किस योजना के तहत कौशल विकास किया जाएगा, तो जो बिहार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका कौशल विकास करने के लिए किस विषय पर उनका कौशल विकास किया जाएगा, तो वह होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें उसके लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके लिए कोर्स तैयार किया गया है। 2 तरह के होंगे, एक तो सर्टिफिकेट कोर्स होगा और एक डिप्लोमा कोर्स होगा। तो जो डिप्लोमा कोर्स होगा वह 1 साल का होगा और जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा वह 6 महीने का होगा। यह किसके लिए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। और किस योजना के तहत यह कौशल विकास किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया जा रहा है। आगे देखते हैं, बिहार में किस जगह पर मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो आपको याद रखना है संबलपुर में की जाएगी। संबलपुर कहां है, पटना में है। यानी कि पटना में संबलपुर में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और वहां पर 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार के संबलपुर में 101 मीटर ऊंची गंगा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और अगले साल यानी कि 2023 में इसी स्थान पर संबलपुर में गंगा उत्सव 2023 में गंगोत्सव मनाने की तैयारी भी चल रही है। तो इस बात को आपको याद रखना है, 2023 में संबलपुर में गंगोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है और इसी जगह पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। आगे है, हाल ही में बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बी भट्टाचार्य का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है होम्योपैथी से संबंधित थे। नाम क्या है, बी भट्टाचार्य। तो इनके बारे में चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ और जो बी भट्टाचार्य हैं वर्ष 1950 से पटना में मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं और हाल ही में 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो इनका संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को किसने शुरू किया था, तो उस व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। आमतौर पर लोग हैनीमैन नाम से इनको जानते हैं। तो ये हैनीमैन कहां के हैं, आपको याद रखना है कि ये हैं जर्मनी के। यानी कि यह जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है उसका जन्म किस देश में हुआ, तो कह सकते हैं जर्मनी में हुआ। और किसने किया, तो डॉक्टर हैनीमैन ने किया। 2 बातें पता चली। और कब हुआ, तो यह भी आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, यह लगभग अंत के यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी खोज हुई, इस होम्योपैथी की। इसको विकसित किया गया हैनीमैन के द्वारा। आगे देखते हैं, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है। अब यहां पे एक नाम आता है काउंटर ड्रोन सिस्टम। इसका आविष्कार आईआईटी पटना के द्वारा किया गया है। आईआईटी पटना के द्वारा यह जो काउंटर ड्रोन सिस्टम शुरू किया गया है, इसको शुरू करने के पीछे क्या लक्ष्य था, इसे क्यों बनाया गया, आविष्कार करने से बेहतर शब्द यहां पर क्या होगा, विकसित किया गया है। विकसित किया गया, आईआईटी पटना ने काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है क्योंकि जो
ड्रोन का उपयोग आजकल गलत कार्यों के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा को खतरा है ही इससे। तो उस सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम, यानी कि ड्रोन का काउंटर करने वाला सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे कि कोई भी ऐसा अनधिकृत ड्रोन है जो कि अनावश्यक रूप से गलत जगह पर है, उस पर कंट्रोल स्थापित किया जा सके। इसके लिए यह सिस्टम शुरू किया गया है। अब यहां पे एक बात आती है आईआईटी पटना की। तो आईआईटी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी यह भी जान लेते हैं। तो आईआईटी पटना की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 2008 में 6 अगस्त को हुई थी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला है, बिहार के किस जिले में प्रदेश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है? तो यह बिहार का यानी कि प्रदेश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है पटना में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुओं के लिए पर्याप्त शोध का कार्य हो सके। उस शोध कार्य के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आगे, हाल ही में देश में मशरूम उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य है। तो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। किस मामले में? मशरूम उत्पादन के मामले में। तो मशरूम उत्पादन कितना किया बिहार ने अभी हाल ही में? तो 2021-22 की अगर बात करें तो 2021-22 में 28,000 टन मशरूम उत्पादन बिहार राज्य सरकार ने किया है। तो बिहार ने पहला स्थान किसके स्थान पर अपने आप को हटाकर प्राप्त किया है? तो पहले इस स्थान पर ओडिशा था। उस ओडिशा की जगह पर इस वर्ष बिहार पहले स्थान पर आ गया। और दूसरे स्थान पर भी ओडिशा नहीं रहा। दूसरे स्थान पर कौन आ गया? महाराष्ट्र के स्थान पे आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। अगला है, बिहार की एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य किस जिले में बनाई गई है? राज्य के कोइलवर में बनाई गई है। कोइलवर कहां पर है? भोजपुर में है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार की एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है। कोइलवर में है। और कोइलवर के अलावा दूसरी बात आपको यह याद रखनी किस जिले में है, तो जिला है भोजपुर। आगे देखते हैं, बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो यहां पर आपको याद रखना है कि 8 जून 2022 को बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च की गई। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी से मतलब क्या है? कपड़े और लेदर, उससे जुड़े हुए जो लेदर का जो कार्य है उसके लिए एक पॉलिसी लॉन्च की गई है। और यह लॉन्च की गई है राज्य में 8 जून 2022 को। अब इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा? इस पॉलिसी से फायदा यह होगा कि जब भी कोई नया उद्यम इसके लिए शुरू करेगा तो उसे निवेश पर लागत का 15% अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, ब्याज में राहत भी मिलेगी। इस प्रकार की सुविधाएं इस पॉलिसी के आने से होंगी। इससे टेक्सटाइल और लेदर का जो उद्योग है उसे विकसित होने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से हो सकेगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी सेतु बिहार के किस जिले में है? तो महात्मा गांधी सेतु बिहार के पटना जिले में है। यह आपको लगभग यह बात पता भी होगी, नहीं भी पता होगी तो आप जान लीजिए। और दूसरी बात यह आपको याद रखनी है कि यह सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है। स्टील से बड़ा सबसे बड़ा ब्रिज है जो स्टील से बना है। कितना स्टील लगा है? 67,000 टन लोहा इसमें लगा है। इसके अलावा 1972 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 1972 से 1987 आते आते जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो इसमें मरम्मत की भी आवश्यकता पड़ने लगी। बहुत जल्द ही इसे मरम्मत की आवश्यकता हुई और इसका मरम्मत फिर से शुरू किया गया। कब? 2017 से इसका मरम्मत कार्य शुरू हुआ और 7 जून 2022 को यह जो महात्मा गांधी सेतु है पूरी तरह से पूर्वी और पश्चिमी दोनों बनकर तैयार हो गया। मतलब पूर्वी वाला जो उद्घाटन हुआ था वह 7 जून 2022 को हुआ था और पश्चिमी वाला पहले ही उद्घाटन हो गया था। इस प्रकार से यह सेतु तैयार हुआ। तो यह कहां पर है? पटना में है। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने 2 जिलों में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ओएनजीसी को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, इस लाइसेंस का नाम क्या है याद रखिएगा, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? PEL,
किसने दिया है? तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ओएनजीसी ने मंजूरी दी है। तो कौन से दो जिलों के लिए मंजूरी दी है? समस्तीपुर और बक्सर। ओएनजीसी को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई? बिहार सरकार ने। तो आपको पता होना चाहिए कि ओएनजीसी को यह जो मंजूरी मिली है इन दो जिलों के लिए, समस्तीपुर और बक्सर के लिए, तो आखिर इससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा सीधी सी बात यह होगा कि अगर यहां पर पता चल जाए कि पेट्रोलियम उपलब्ध है तो इससे बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं यहां पर हम ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। दूसरी बात, यह महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है, ठीक है। अब इस महारत्न कंपनी, आपको चलिए एक बात आपसे एक प्रश्न कर लेता हूं कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपको आइडिया लग गया होगा, क्या होगा कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी है, यानी कि ओएनजीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 में हुई थी। यह किस प्रकार की कंपनी है? इसे कहा जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि CPSES। अब ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होता क्या है? इस प्रकार की कंपनी जिसमें कि 51% कम से कम शेयर या इससे ज्यादा शेयर, 51% तो कम से कम शेयर केंद्र सरकार के पास होता है, यानी कि इस पर कंट्रोल किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। उसे क्या कहते हैं? CPSES। स्थापना 14 अगस्त 1956, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, प्लग एंड प्ले पहल बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो यह प्लग एंड प्ले जैसा इसका नाम है वैसे इस पहल का काम है। काम किस प्रकार से है कि यहां पर प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो जमीन, बिजली और पानी, इस प्रकार की बेसिक नीड होती है उसको पहले ही यहां पर इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। ऐसा शेड बनाया जाएगा। एक शेड है मतलब कि वहां पर जमीन तो है ही, उसके अलावा बिजली भी यहां पर पहले से उपलब्ध है, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी और प्रमुख ऐसे ही अवसंरचनाएं जो हैं यहां मौजूद करा दी जाएंगी। उसके बाद कोई अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है तो इस शेड में आएगा, अपनी मशीनरी लगाए, आके अपनी मशीनरी लेके आए, मशीनरी लगाए और उसके बाद अपना उद्योग धंधा चालू कर दे। तो उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने यह शुरू किया और इसका नाम क्या है? प्लग एंड प्ले। आगे देखें, हाल ही में बिहार के किस जिले के गिद्धेश्वर पर्वत में शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहां पर आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा जमुई। जमुई में किस पर्वत पर प्राप्त हुए हैं? गिद्धेश्वर पर्वत पर। दो तथ्य यहां से आपको मिल गए कि जमुई जिला है बिहार का, उसके गिद्धेश्वर पर्वत में शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वे शैल चित्र किस काल के हैं? तो वे शैल चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक काल से क्या संबंध है? इतिहास के पहले का वह काल जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि काफी पुराना समय था जिस समय के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं, बिहार के 2 स्थानों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का मतलब यह हुआ कि जो बिहार में जो नदियां हैं उन नदियों में, नदी के ऊपर जो डैम है, नदी में जो डैम लगाए जाते हैं, डैम की वजह से पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और उस पानी में, पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि जो फोटोवोल्टिक पैनल हैं उन्हें लगाया जाएगा। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो नवादा है और एक कैमूर है। और यहाँ पे जो डैम है वो भी जान लीजिए कि एक तो फुलवरिया डैम है जो नवादा में है, दूसरा दुर्गावती डैम है जो कि कैमूर में है। इन 2 डैम में फोटोवोल्टिक पैनल लगाते हुए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अब इसको सीधे सीधे आप समझ लीजिए,
पिछले वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा भी की थी। NFHS5 के बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है और उसी से जुड़ा हुआ एक और तथ्य आया है, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का स्थान जो है वह है दूसरा। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है कर्नाटक का। पहला स्थान का मतलब यह नहीं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन है, सबसे खराब प्रदर्शन है, यानी कि सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ कहां पर होती है? तो कर्नाटक में होती है। और दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कहां होती है? तो वह होती है बिहार में। और सबसे अच्छी स्थिति यानी कि महिलाओं के खिलाफ सबसे कम घरेलू हिंसा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है? तो उसका सही उत्तर है लक्षद्वीप में सबसे कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे लगाए हैं? तो वह कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिका ने चंद्रमा की मिट्टी को जमीन पर लाकर यानी धरती पर लाकर उसमें पौधे उगा लिए। अब यह मिट्टी कब लाई गई, किस अभियान के तहत लाई गई, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो अपोलो 11, 12 और 17 मिशन के दौरान जो मिट्टी लाई गई थी, उस मिट्टी के माध्यम से ही उसमें ही पौधे उगाए गए हैं। तो उगाने वाली संस्था कौन है? तो अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, उसने यह कार्य किया है। और इससे अपने आप में एक माइलस्टोन है कि अगर हम चंद्रमा की मिट्टी पर पौधा उगा सकते हैं तो आगे चलकर हम चंद्रमा में पेड़ उगा सकते हैं। इस बात की संभावना यहां पर निकाली जा रही है, यानी कि मानव अपने भविष्य में चंद्रमा में जा सकेगा और वहां पर कुछ समय बिता सकेगा, इसकी एक चिंगारी की तरह यानी कि एक आशंका तो अपने आप में व्यक्त की जा रही है। तो अब यहां पर एक बात आती है, अपोलो 11, 12 और 17। अपोलो 11 के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अपोलो 11 मानव इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20 जुलाई वर्ष कौन सा? 1969। नील आर्मस्ट्रांग नाम के एक व्यक्ति ने चांद पर पहला कदम रखा था और उसका पहला कदम पूरे मानव इतिहास के लिए पहला कदम था चांद पर। कब? 20 जुलाई 1969 को। और अपोलो मिशन के द्वारा ही वह चांद पर गया था, अपोलो 11 मिशन के द्वारा। तो अपोलो 11 मिशन किसके द्वारा, यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी संस्था थी? तो नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी संस्था अमेरिका की, उसके माध्यम से यह मिशन सफल हुआ। तो याद रखना है आपको, अन्य बातों को भी याद रखना है। अगला देखते हैं, 24 मई 2022 को क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपको याद रखना है क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वह जापान के टोक्यो में किया गया है। जापान की राजधानी भी है टोक्यो, इसलिए आपको याद रखना आसान हो जाता है। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड में कौन कौन से देश हैं, यह बातें आपको जानना जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड, इसका फुल फॉर्म है। कौन कौन से देश हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ये 4 देश हैं। अब यहां पर एक और बात आती है। बात क्या आती है कि ये जो 4 देश हैं उन्होंने क्वाड की स्थापना क्यों की? तो क्वाड की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य यही था, जो स्पेसिफिक है वह है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इस क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव है अनावश्यक रूप का, उसका कोई भी प्रभाव ना रहे, उसके लिए क्वाड की स्थापना की गई है। तो इन 4 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और यह जो बैठक हुई थी अभी हाल ही में, वह कहां हुई थी? जापान के टोक्यो में। जापान से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है और आने वाले एपिसोड में भी करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? मणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। तो 2 बातें और आपको जानना जरूरी है। एक तो आप ये जानिए कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, क्या है राजधानी उसकी, आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, इसके मणिक साहा जो मुख्यमंत्री बने, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे विप्लव देव।
विप्लव देव। अब विप्लव देव जो थे वो बीजेपी के ही थे और उन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया था पार्टी को, तो याद रखिएगा। और इसका त्रिपुरा के जो राजधानी है उसका आप नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, आपको याद होगा। गया में लिया गया है, और गया में किस लिए लिया गया था? भारी माल को रखने के लिए। यहाँ पे पर्याप्त सुविधा है, जो जहाजों पर लाए गए कार्गो होते हैं उनको ट्रांसशिप करने के लिए यह बनाया जाता है। ये बातें हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से आ गई हैं, तो जान लीजिए। अच्छा है, रिवाइज हो गया बैठे बैठे। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? यानी कि बांग्लादेश सरकार ने किस देश को अपने चटगांव बंदरगाह के उपयोग करने की पेशकश की है? तो एक तो हमें यह पता चलता है कि जो चटगांव बंदरगाह नाम का कोई बंदरगाह है वह बांग्लादेश में है। दूसरी बात हमें यहां पर यह पता चलती है कि उसने किसी देश को पेशकश की है, जिस देश का नाम क्या है? भारत है। और भारत को यह पेशकश की है अभी हाल ही में, लेकिन कुछ तथ्य और हैं इससे जुड़े हुए जो जान लेना जरूरी है कि मार्च 2021 में एक मैत्री सेतु ब्रिज बना, और यह जो मैत्री सेतु ब्रिज था वह फेनी नदी पर बना था। 3 बातें हो गई। अब इसी ब्रिज के माध्यम से ही भारत का चटगांव बंदरगाह के लिए रास्ता तैयार हुआ है, जो कि त्रिपुरा और चटगांव बंदरगाह को आपस में जोड़ता है। ब्रिज का नाम क्या है? मैत्री सेतु ब्रिज। किस नदी पर है? फेनी नदी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। किस नंबर के बने हैं? तो 25वें नंबर के, 25th नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं। और राजीव कुमार के पहले कौन थे? तो इनके पहले थे सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा किस नंबर के थे? वे 24वें नंबर के थे। और 25वें कौन से हैं? राजीव कुमार है। अब यहां पर बात आती है कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान मौजूद है। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, और इसी वजह से 25 जनवरी को ही हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब यहां पे एक बात आती है, उस बात को आपको जानना जरूरी है। उस बात को जानना यह जरूरी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन हम यहां तक आए क्यों हैं? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही थी, और मुख्य चुनाव आयुक्त में से बात यह की जाए कि कुल चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी होती है निर्वाचन आयोग में? तो वर्तमान में 3 होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कब तक ऐसा नहीं था? 16 अक्टूबर 1989 के पहले तक ऐसा नहीं था। उसके पहले निर्वाचन आयुक्त की संख्या 1 होती थी। बाद में 16 अक्टूबर 1989 को यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचन आयुक्त की संख्या 3 होगी, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। लेकिन बीच में यह व्यवस्था फिर बंद कर दी गई, और 1 अक्टूबर 1993 को यह व्यवस्था फिर शुरू की गई कि 3 निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न बने आपको उसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि हमने उससे जुड़े हुए तथ्य यहां पर निकाल लिए हैं। आगे देखते हैं, मुक्केबाज निकहत जरीन, जिसने हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, किस देश से संबंधित है? यह नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये भारत से ही है। और भारत की निकहत जरीन ने कहां पर जीता है विश्व चैंपियनशिप? विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हुआ था? इस्तांबुल में हुआ था। नाम याद रखिएगा, इस्तांबुल। इस्तांबुल में हुआ था महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में, किलोग्राम वर्ग याद रखिएगा, 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो यह जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है,
इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला नहीं है, यानी कि पहली भारतीय महिला नहीं है निकहत जरीन। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि अब तक कितनी महिलाओं ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है भारत की तरफ से। तो आपको बताना है कुल 5 भारतीय महिलाओं ने ऐसा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मैरी कॉम ने 6 बार किया है। मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 इतनी बार किया है, 6 बार। उसके बाद सरिता देवी ने एक बार किया है 2006, RL जेनी 2006 तथा केसी लेखा इन्होंने भी एक बार किया है, और निकहत जरीन ने अभी वर्तमान में एक बार कर ही लिया है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आ सकता है। और इसी बारे में एक ट्वीट भी किया गया था बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा कि निकहत जरीन के पहले भी कुछ चैंपियन जो बने थे, मैरी कॉम, लेखा केसी, जेनरी RL और सरिता देवी, इनके बारे में जिक्र भी किया था ट्वीट में जब विश्व विजेता बनी थी निकहत जरीन। और निकहत जरीन अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने अपना भार वर्ग जो 52 किलोग्राम था उससे कम करते हुए 50 किलोग्राम कर लिया, और 50 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? जो राष्ट्रमंडल खेल होता है, राष्ट्रमंडल खेल, इसी को क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ खेल, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। 2 किलोग्राम अपना वजन कम किया है और उस वर्ग से उन्होंने यह जीता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किस पर रोक लगा दी है? राजद्रोह कानून पर। तो राजद्रोह कानून का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जो सरकार है, देश की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ मौखिक, लिखित यानी कि शब्दों के द्वारा, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना करने का अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसके खिलाफ अभी तक राजद्रोह कानून लगाया जा रहा था। अगर ऐसा लगता था कि सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर संज्ञान लेते हुए राजद्रोह कानून लग रहा था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, और यह कहते हुए कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अब बात आती है कि इसके बारे में और कुछ चीजें जान लेना जरूरी है, जैसे कि यह जो राजद्रोह कानून है यह कहां से आया, कब आया और क्यों आया। तो बात की जाएगी 1870 में। 1870 में क्या हुआ? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 आया। और ये किसके द्वारा लाया गया होगा? सीधी सी बात है, 1870 में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के द्वारा ही 1870 में भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में 124A जोड़ा गया। अब ये 124A धारा किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है। यही जिसका अभी हमने ये जिक्र किया किस प्रकार से किस एक्ट को राजद्रोह माना जाएगा। तो इसी पर फिलहाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रोक लगा दी है कि इस कानून पर के हिसाब से किसी पर अभी केस नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में आजादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो इस अभियान का शुभारंभ किया गया 28 अप्रैल 2022 को किया गया। तो यह आजादी से अंत्योदय तक अभियान आखिर है क्या, इसे हमें जानना जरूरी है। तो दरअसल 75 ऐसे जिलों को चुना गया है इस अभियान के तहत, जो कि कितने? 75 ऐसे जिले जो कि 99 स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थानों को चुना गया है, जिनकी संख्या है कुल 75 और कितने सेनानी हैं? 99। उनके लिए मतलब उन जिलों के लिए केंद्र सरकार के जो 9 केंद्रीय मंत्रालय हैं उनकी कुल 17 योजनाएं, वहां उन 17 योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन तक वह पहुंच सुनिश्चित की जा सके, उस लाभ को सुनिश्चित किया जा सके जो कि ये 17 योजनाओं के अंतर्गत उन्हें मिलना चाहिए। और यह जो आजादी से अंत्योदय है 90 दिन तक चलेगा, यानी कि 90 दिवस तक के लिए यह चलाया गया है। ये योजनाएं तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इसके लिए एक सघनता से कार्य किया जाएगा
की पर्याप्त रूप से पहुंच सुनिश्चित हो सके, इस पर फोकस किया जाएगा, स्पेशली 75 जिलों में जो कि 99 स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित हैं। तो ठीक है, शुभारंभ की डेट भी याद रखिएगा 28 अप्रैल 2022। आगे देखिए, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, यानी कि अभी वो चुनी हुई सरकार के माध्यम से बनी है, तो वो बनी है फ्रांस। ठीक है, आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो याद रखिएगा किस वर्ष के सूचकांक की बात हो रही, 2022 की। अगर आपने पहले कहीं पे 21 का पढ़ा होगा तो उसे अपडेट कर लीजिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। कुल कितने देशों में? 180 देश थे। साथ में यह जानना भी जरूरी है कि पहला और अंतिम स्थान किसका था, तो नॉर्वे का पहला स्थान था और उत्तर कोरिया का अंतिम स्थान था। अंतिम स्थान का मतलब क्या हुआ, किस नंबर पे रहा होगा? जब मैंने आपको बताया 180 देश हैं, मतलब कि 180वां स्थान किसका है? 180वां स्थान है उत्तर कोरिया का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बताएंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अब आपको एक बात याद रखनी कि यह सूचकांक किस समय जारी किया गया, तो वह अभी हाल ही में 3 मई को जारी किया गया था 2022 में। 3 मई 2022। आखिर ये 3 मई को आखिर क्या है? 3 मई को है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब इस साल की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। यह भी याद रखिएगा। पर्याप्त फैक्ट आपको मिल चुके हैं। आगे देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। और यह जो एस मुंद्रा थे कुछ वर्ष पहले डिप्टी गवर्नर थे। कहां पे डिप्टी गवर्नर थे? आरबीआई में। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप बता सकेंगे कि 1875 में स्थापना हुई थी। अब एक बात आपको यहां पर यह भी याद रखनी है कि यह जो आखिर बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह क्या कार्य करता है? यह शेयर बाजार का कार्य करता है। यानी कि यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई में शेयर का खरीद फरोख्त, खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। मई का तीसरा गुरुवार होता है। यानी कि मई के महीने में जो तीसरा गुरुवार आएगा उस दिन हम क्या मनाएंगे? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस। आखिर यह वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस आखिर क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि जो कि ऐसे अक्षम लोग जो कि किसी प्रकार से विकलांग हैं या शारीरिक रूप से उस प्रकार से सक्षम नहीं है जिस तरह से सामान्यतः लोग रहते हैं, उनके लिए यह दिन मनाया जाता है, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए। आगे देखते हैं, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य टाइगर रिजर्व बना है। राजस्थान का कौन सा जिला है? बूंदी जिला है राजस्थान का। अब आप एक बात याद रखिएगा कि राजस्थान के बूंदी जिले में टाइगर रिजर्व जो बना है उसका नंबर कौन सा है? यानी कि अभी तक में यह 52वां है और कुल टाइगर रिजर्व की संख्या अभी 52 है। ऑफिशियल 52 है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब यहां पे टाइगर रिजर्व की बात आई है तो प्रोजेक्ट टाइगर का भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ था। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर उसका जवाब नहीं मिला है या तो उसका जवाब क्या होगा पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया था कि उस सारे प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे थे उसका जवाब इस वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर दूंगा, तो अंत तक जुड़े रहें। साथ में कुछ सवाल इस वीडियो में भी होंगे जिसका हम उत्तर अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आपसे उसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं। आगे देखते हैं, कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है?
अब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जम्मू का है, नाम क्या है, पल्ली गांव। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली में 22वें उपराज्यपाल के पद पर लाए गए हैं। तो बात है कि ये जो विनय कुमार सक्सेना है, इन्हें नियुक्त क्यों किया गया अभी हाल ही में? ऐसा नहीं कि यह पद खाली था, इस पद पर पहले से विद्यमान थे कौन? अनिल बैजल। अनिल बैजल इस पद पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद फिर इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है, इसलिए इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यह पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि विनोद राय किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, कौन है? विनोद राय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग रह चुके हैं। किस नंबर के? 11वें नंबर के कैग ये रह चुके हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विनोद राय के बारे में, तो यह भी पता होना चाहिए कि वो क्या रह चुके हैं और यह किताब के राइटर हैं, यह तो आपको पता ही चल गया है। साथ में अब आखिर यह अगर कैग में थे यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने बीसीसीआई मतलब क्या हुआ, जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उसमें कहां से आ गई है? तो हुआ यह था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि बीसीसीआई के लिए एक प्रशासकों की समिति बनी थी, उस समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? विनोद राय को बनाया गया था। ठीक है, अगर विनोद राय के बारे में आपको भी कोई महत्वपूर्ण बात पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आगे देखते हैं, जून 2022 को भारत का नया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, आईबी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तपन डेका को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। दिनकर गुप्ता को किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के पद पर। ठीक है, आगे, जून 2022 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। कब आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? जून 2022 में। जून 2022 में दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बनता होगा। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि योग दिवस की शुरुआत यानी कि योग दिवस हम किस वर्ष से मना रहे हैं, किस वर्ष से शुरुआत हुई है? तो वर्ष 2015 से योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 2015 से 2022 तक लगातार हम मना रहे हैं, मतलब कि ये कौन से नंबर का संस्करण था? 8वां। 2022 में हमने 8वीं बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। आगे देखते हैं, जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, अब केवल एक पृथ्वी, इसकी थीम थी किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की। तो अब जून 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका मतलब कि जून में ही विश्व पर्यावरण दिवस था। तो किस दिन था? तो आपको याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, 3 जून 2022 को भारत को कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद भारतीय नौसेना के जहाजों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? लगभग 1 वर्ष से भी कम अंतर के समय में इन दोनों को, निशंक को और अक्षय को, सेवा में लिया गया था भारतीय नौसेना में, और उसके बाद इन्हें सेवा मुक्त किया गया है 32 साल बाद। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, निशंक और अक्षय। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के जहाज थे। आगे, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, मतलब कि वनडे, टेस्ट, T20 जितने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रारूप हैं उनसे संन्यास ले लिया है। और संन्यास लेने वाली हैं मिताली राज, भारतीय टीम की कप्तान थी, महिला टीम की। तो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनसे जुड़े हुए वे जानना आपको जरूरी है, जैसे कि 7000 रन बनाने वाली पहली महिला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। इसके अलावा
लगातार 7 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। इससे ज्यादा लगातार 7 अर्धशतक इनके पहले अभी तक किसी ने नहीं लगाए। इसके बाद 2000 T20 स्कोर करने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी यही हैं। ये भी बड़ी बात है। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने वर्ष दिए हैं? अपने 20 वर्ष दिए हैं, एक लंबा समय दिया है। तो इन तथ्यों से भी जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखते हैं। आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आपको नाम याद रखना है, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी ने एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और खास बात यह है कि आलोक कुमार चौधरी वर्ष 1987 के आसपास प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि बैंक पीओ थे, और बैंक पीओ से इन्होंने प्रबंध निदेशक तक का सफर 1987 से 2022 आते आते तय किया है। तो अब आपको यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि एसबीआई का इतिहास क्या है। एसबीआई के इतिहास पर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। एसबीआई के इतिहास में हम पीछे चलते हैं इतिहास के पन्नों में, तो 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता, जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया, बैंक ऑफ बंगाल, 1880 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला करके वर्ष 1921 में एक और बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। बैंक का नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। अब इसी बैंक को 1921 के बाद, भारत की आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को क्या नाम दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी वजह से वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है वह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? स्थापना दिवस। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? राजेश गेरा को। याद रखिएगा, संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। पद क्या है? महानिदेशक। व्यक्ति कौन है? राजेश गेरा। आगे देखते हैं। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जीता है। कौन सा पदक जीता है भारत ने? कांस्य पदक जीता है। अब भारत ने तो कांस्य पदक जीता है, किसमें? हॉकी एशिया कप में। इसके पहले भारत हॉकी एशिया कप में कितनी बार जीत चुका है? तो आपको पता रहना चाहिए कि 2003 में, 2007 में और 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप में, यहां पे याद रखिएगा पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने 3 बार 2003, 7 और 17 को चैंपियन बना है। और आपको यह भी याद रखना है कि हॉकी एशिया कप की शुरुआत, पुरुष हॉकी एशिया कप की शुरुआत कब हो रही है? 1982 में क्या हुआ? शुरुआत हुई है। तो यह भी याद रखना है आपको, शुरुआत 1982 में हुई है। अब एशियाई हॉकी महासंघ जो है, एशियाई हॉकी महासंघ क्या करता है? इस एशिया कप का आयोजन करता है। इसका आयोजन और मैनेजमेंट का कार्य किसका है? एशियाई हॉकी महासंघ का है। आगे देखते हैं। 1 जून 2022 को शुरू हुआ हर घर दस्तक अभियान, हर घर दस्तक 2.0 अभियान का संबंध है टीकाकरण से। किस चीज के टीकाकरण से? जो कोरोना से बचाव के लिए जो टीके हैं, कोरोना से बचाव के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं उससे संबंधित जो टीकाकरण है कार्यक्रम, उसके लिए शुरू हुआ हर घर दस्तक अभियान। घर घर जाके लोगों के यहां दस्तक देकर टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए शुरू किया गया है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया और यह 2.0 था, यानी कि दूसरा चरण था। पहला चरण शुरू कब हुआ? नवंबर 2021 में पहला चरण हुआ इसका। ठीक है, मतलब टीकाकरण तो बहुत पहले से चल ही रहा है, 2021 के स्टार्टिंग से शुरू हो गया था, लेकिन यह अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान। ठीक है, आगे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपको क्या बातें याद रखनी है? उत्तर पहले देख लेते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। सूचकांक किस प्रकार का है?
सूचकांक है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। मतलब कि राज्यों में खाद्य सुरक्षा को कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, यानी कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है उस व्यक्ति तक जिसके पास भोजन पहुंचना चाहिए, जिसे भोजन नहीं मिल रहा है। तो उस मामले में राज्य सरकार के प्रयासों को देखते हुए सूचकांक तैयार किया गया और इस सूचकांक में देखा गया कि तमिलनाडु जो है बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में देखा गया कि गोवा पहले स्थान पर है। गोवा छोटे राज्यों में पहला है, ठीक है। और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2018-19 से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि 2018-19 में पहली बार हुआ, तो फिर 19-20 में दूसरी बार हुआ, फिर 20-21 में तीसरा और 21-22 में चौथा। मतलब कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 यह चौथा संस्करण है। आगे बढ़े, बिहार से किसे भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है, तो शशि भूषण प्रसाद को किस टीम का कोच बनाया गया है, भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। इस नाम को याद रखना है, भारतीय रेसलिंग टीम, यानी कि शशि भूषण प्रसाद उसके कोच। अब शशि भूषण प्रसाद बिहार से हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए बिहार का पेपर है किस जिले से हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो जिला है वह है समस्तीपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया जिनेवा मतलब कि स्विट्जरलैंड में किया गया, स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। और यह जो विश्व स्वास्थ्य सभा है 75वीं, इस बार के लिए थीम क्या थी, तो थीम थी शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। बहुत ही बढ़िया थीम है और इस थीम पर 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही जो भी कार्य किए जाते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, उसमें विश्व स्वास्थ्य सभा का ही योगदान रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना कहां की गई, तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की स्थापना बेंगलुरु में की गई। और इस सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो ब्रेन है उस मस्तिष्क में जो भी किसी भी प्रकार का अगर विकार आ जाता है तो इस विकार को कैसे सही किया जाए, मतलब कि चिकित्सा उसकी किस प्रकार हो सकती है, क्या उपाय हैं, किस प्रकार से मरीज को ठीक किया जा सकता है, उससे संबंधित रिसर्च यहां पर किए जाएंगे। आगे है, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी कि डब्ल्यूएचओ के निदेशक जो पहले से थे महानिदेशक, उन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है। तो टेड्रोस अदनोम गेब्रेयीसस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयीसस। अब यसिस भी हो जाता है, यसस भी हो जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इतना पूरा नाम में थोड़ा इधर उधर स्पेलिंग होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात आती है कि ये जो इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया, पहले से ये थे ही, तो ये किस देश से हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये इथियोपिया देश से हैं, इनका देश है इथियोपिया। अब एक बात और कि डब्ल्यूएचओ के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसके पिछले वीडियो में हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में जिक्र किया भी था एक समाचार में, उसके पहले भी हमने जिक्र किया है। अब आपको मैं बता दूं कि 2-2 महीने का हम जो अभी 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि मार्च अप्रैल, फिर मई जून, फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त तक का करंट अफेयर हम अभी लेके आने वाले हैं, जिसमें कि मार्च अप्रैल का हमने कवर कर दिया है, अब मई जून का कवर कर रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि अगस्त तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इसके पहले का करंट अफेयर अगर आपने नहीं देखा है तो उसके भी 6 वीडियो, 1 साल का करंट अफेयर इसके जस्ट पहले का, पिछले 1 साल तक का, आपको कहां मिलेगा, यही डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद का आपको यह भी याद रखना है, अगर कोई चीज अपडेट हुई है, पिछले जो बीपीएससी टारगेट सीरीज हमने शुरू की थी, यानी कि टारगेट बीपीएससी हमने एक सीरीज जो चलाई थी जिसमें 6 वीडियो थे पहले, आज से कुछ महीने पहले जब हमने वो लेकर आए थे, उसमें जो भी अपडेट हुआ है वह हम इस सीरीज में फिलहाल जो अभी ये जो वीडियो सेशन आ रहे हैं उसमें हम उसे कवर कर लेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पीछे अगर कोई बात अपडेट नहीं हुई है तो मतलब कि आगे नहीं हुई है, बिल्कुल अपडेट हुई है, वो चीज हम अपडेट करके आपको दे रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है,
बस आपको वीडियो देखते रहने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली वीडियो तो आपको देखने ही पड़ेंगे। अगर आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम किस प्रकार से खबर को या कोई ऐसी न्यूज जो अपडेट होनी चाहिए थी उसे हम अपडेट कर चुके हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है, और रिवाइज भी करते रहिए। रिवाइज करने के क्रम में आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। तो चिंता नहीं करनी है कि समय व्यर्थ हो रहा है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लोकपाल नियुक्त किया गया एनजे ओझा को। अब एनजे ओझा को लोकपाल नियुक्त किया गया है किसका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का। इसी को हम क्या कह देते हैं? मनरेगा। अब याद होगा आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर वो मौजूद है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 180 है। कितने देशों के बीच में यह अध्ययन हुआ था? 180 देशों में, यानी कि भारत का स्थान कौन सा है? अंतिम स्थान है। इसीलिए भारत सरकार इस सूचकांक से जो भी जानकारी आई है सामने उसे स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि वे जो आधार कह रही है उस आधार पर उसका मानना है कि सही तरीके से यह सूचकांक नहीं बनाया गया है। तो फिलहाल के लिए इस सूचकांक के हिसाब से अगर हम जानकारी को देखें तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का स्थान 180 देशों में 180वां है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क जो है वह पहले स्थान पर है। आगे देखिए कि यहां पर अब एक और बात आती है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आखिर किस संस्था के द्वारा जारी किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एक, और इसके बाद दूसरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, दो हो गए। तो इन दोनों ने मिलकर ही इस सूचकांक को जारी किया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व संप्रीति एक्स युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ में एक सैन्य युद्धाभ्यास किया जिसका नाम क्या है? पूर्व संप्रीति एक्स। इसके अलावा और भी प्रमुख युद्धाभ्यास हैं जो किस देश के साथ है? भारत का किस देश के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है उसे यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल कैडेट कोर द्वारा पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कौन सा अभियान चलाया गया? तो पुनीत सागर अभियान चलाया गया जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण जागरूकता। किसके द्वारा? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे देखिए इसमें कि यह जो अभियान नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने चलाया, भारत में कहां कहां चलाया? तो 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम +50 सम्मेलन संबंधित है? नाम याद रखिएगा, स्टॉकहोम के बाद +50 सम्मेलन किससे संबंधित है? मानव पर्यावरण सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि आज से 50 वर्ष पहले पहली बार पर्यावरण के लिए क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। पर्यावरण के लिए पहली बार सम्मेलन हो रहा है, उसका नाम क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये स्टॉकहोम +50 यानी कि 50 बार यह सम्मेलन अब पूरा हो चुका है। और कब हुआ था पहला? 1972 में। और उसके बाद अभी कब हुआ? 2022 में। 50 वर्ष पूरे हो गए। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि स्टॉकहोम आखिर कहां पे है? तो स्टॉकहोम जो है वह है स्वीडन में। तो यह भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, किस पैरा एथलीट ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था? अब याद रखिएगा, यहां पर जो वर्ल्ड कप की बात हुई है, शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? पैरा एथलीट हैं, एथलीट नहीं है, पैरा एथलीट। शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? यानी भारतीय की बात हो रही है। किस भारतीय ने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। इन्होंने पैरालंपिक में भी, जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद एक और मेडल जीता था, वो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे हम
शूटिंग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उस शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। स्कोर कितना था इनका? 250.6 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है, और इसी के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, विश्व कीर्तिमान भी एक उन्होंने बनाया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यह बात आ गई कि अवनी लेखरा ने पैरा एथलीट की जो खिलाड़ी हैं शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, तो आखिर यह शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हो रहा था? तो इसका आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? तो आपको याद रखना है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस टॉम्ब ऑफ सैंड को आप इस तरह से जानिए कि इसका जो असली नाम है वह है रेत समाधि। गीतांजलि श्री ने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास को उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा, रेत समाधि, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा। इसका अनुवाद हुआ टॉम्ब ऑफ सैंड। अब इसका अनुवादक कौन था? डेजी रॉकवेल इसके क्या थे? अनुवादक थे। तो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि जो अनुवाद है उसका अनुवादक कौन है? डेजी रॉकवेल। और रेत समाधि कौन लिख रहा है? रेत समाधि लिख रही गीतांजलि श्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पुरस्कार वो मिला है वह किसको मिला है? मुख्य रूप से देखा जाए तो टॉम्ब ऑफ सैंड को हुआ है। पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यूके का, एक प्रकार से देखा जाए तो यूके का पुरस्कार है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि यूके में ऐसे जो किताबें हैं जिनका अनुवाद हुआ है किसी भी भाषा से, यूके की भाषा में अनुवाद हुआ है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो उन अनुवादित रचनाओं को ही पुरस्कृत किया जाता है। तो यह भी रेत की समाधि जो थी, यानी रेत समाधि जो थी, इसका भी अनुवाद हुआ था टॉम्ब ऑफ सैंड में। तो इस टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आयरलैंड या यूके में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए, यूके और आयरलैंड दोनों के लिए है। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई। एक और बात आती है कि पुरस्कार राशि भी कुछ मिली होगी, बिल्कुल मिली है, 50,000 पाउंड। अब 50,000 पाउंड में किसको दिया जाएगा? जो मुख्य रचनाकार है या वह जिसने अनुवाद किया? यह भी तो एक बात हो सकती है, क्योंकि पुरस्कार का नेचर ही इसी प्रकार का है, जो अनुवादित को मिल रहा है। तो मुख्य रचनाकार को इसका आधा 1/2 यानी कि 25,000 और 1/2 यानी कि 25,000। तो 25,000 मिलेंगे गीतांजलि श्री को और 25,000 मिलेंगे किसको? डेजी रॉकवेल को। 25,000 पाउंड, रुपए नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है IIFA यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? आईफा अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन कहां किया गया? 2022 का आयोजन किया गया अबू धाबी में। अब एक बात आती है कि आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो आईफा अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई। वर्ष 2000 से आईफा अवार्ड की शुरुआत हुई। अगर आपको पता है कि आईफा का फुल फॉर्म क्या है तो इसे जरूर बताइएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको। यहां पे याद रखिएगा कि 2000 में शुरुआत हुई है आईफा अवार्ड की। इसका संबंध किससे है? फिल्मों से है। भारतीय फिल्मों के लिए आईफा अवार्ड बनाया गया है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि फिलहाल जो आईफा अवार्ड है, जो कौन सा 2022 वाला आईफा अवार्ड, उसका आयोजन तो अबू धाबी में हुआ। विजेता कौन कौन है? तो विजेता की बात करें तो बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर विष्णु धवन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल विकी कौशल सरदार उधम सिंह के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस साई तमहनकर मिमी के लिए, तामहनकर। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस सारे जो हैं ये बॉलीवुड फिल्मों से आपको दिख रहे होंगे।
तो इसका साउथ इंडिया का एक अलग संस्करण आता है आईफा का। फिलहाल यह जो बात हो रही है इसकी बॉलीवुड के लिए बात हो रही है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य ने राज्य तितली का दर्जा दिया है? तितली का नाम क्या है? ब्लू ड्यूक। राज्य कौन सा है जिसने दर्जा दिया है? सिक्किम ने। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली का दर्जा दिया है। और यह जो ब्लू ड्यूक होती है 1500 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर, 1500 मीटर से नीचे की ऊंचाई मतलब क्या? जमीन में नहीं, जैसे हिमालय है, हिमालय पर्वत में 1500 मीटर की जो ऊंचाई है, हिमालय पर्वत में 1500 मीटर की जो ऊंचाई है, उससे जो नीचे की तितलियां होंगी उनमें से एक होगी ब्लू ड्यूक। ठीक है, तो राज्य कौन सा है? सिक्किम। देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में प्रतिस्पर्धा किसने जीती? पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल ने जीती है। और राफेल नडाल ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं? 22वां ग्रैंड स्लैम है इनका। राफेल नडाल ने 22वां ग्रैंड स्लैम जो जीता वह फ्रेंच ओपन 2022 था। मई महीने में इसका आयोजन होता है। अब यह जो फ्रेंच ओपन है इसमें क्ले कोर्ट होता है। क्ले कोर्ट यानी कि जो इसका मैदान होता है वो मिट्टी का होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अन्य जो विजेता हैं उसका नाम भी याद रख लीजिए, जैसे कि पुरुष एकल में राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, कास्पर रूड उप विजेता हैं, यानी कि इन्हें हराकर राफेल नडाल जीते हैं। महिला एकल में ईगा स्वेतिका है जो कि पोलैंड की है। उसके बाद पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में लागू हुई अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती होगी। तो युवाओं की भर्ती कहां कहां होगी? भारतीय सेना में, आर्मी में भी होगी, नेवी में भी होगी और एयरफोर्स में, यानी कि तीनों में होगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और नाम क्या है? अग्निपथ योजना। और इस योजना के तहत जिन्हें शामिल किया जाएगा उनका नाम क्या रखा गया है? अग्निवीर। अग्निवीर उनका नाम रखा जाएगा जो सैनिक इसके तहत भर्ती होंगे। 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। और अभी उम्र के लेकर के कुछ छूट सरकार ने दी है, 2 वर्ष की छूट दी है। आपको अगर पता है कि उम्र वर्तमान में कितनी रखी गई है इसमें शामिल होने के लिए और कितनी छूट दी गई है, अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं पता होगा तो चर्चा तो आगे होगी ही, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो आपको याद रखना है अग्निपथ योजना 4 वर्ष के लिए इसमें भारतीय सेना में आपको शामिल किया जाएगा। और तीनों ही जो सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 के अनुसार कब तक भारत को दुनिया में हवाई खेलों का केंद्र बनाना लक्षित किया गया है? तो जो भी हवाई खेल हैं उन्हें वर्ष 2030 तक के लिए लक्षित किया गया है कि इनका हब बना देंगे। किसका? हवाई खेलों का केंद्र, यानी कि हब बना देंगे। तो किस प्रकार के हवाई खेल हैं उनका नाम याद रखना है, जैसे कि एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग, इस प्रकार के और भी हैं। तो ईटीसी आप लगा लीजिए, और खेल हैं। उनके लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति अभी हाल ही में आई है। और इससे कौन लेकर आए हैं, इसकी जानकारी किसने दी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने ही इसकी जानकारी दी थी। आगे देखते हैं, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है कि भारत का 163 देशों में 121वां स्थान है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। भारत का स्थान 121वां, कितने देशों में? 163 देशों में। किस वर्ष का यह है? 2022 का रिपोर्ट है। तो इसको भी अपडेट रखिएगा, याद रखिएगा, 21 का नहीं 22 का आपको पता रहना चाहिए। फिनलैंड इसमें किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और दक्षिणी सूडान 163वें स्थान पर होगा, नो डाउट। अंतिम है मतलब कि 163वां है। आगे देखते हैं, एक बात याद रखनी है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 किन बातों को ध्यान में रख के बनाई जाती है? जो 17 विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 कहा जाता है, जो कि 2016 से शुरू हुए हैं, उनके लिए यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे देखते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश अमेरिका है।
एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा जो देश है वह अमेरिका है, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई अमेरिका में आती है। और बात करें भारत की, तो भारत में जो नंबर है भारत का विश्व में एफडीआई के मामले में 7वां नंबर है। तो आपको याद रखना है कि भारत का स्थान 7वां है और अमेरिका पहले नंबर पर है जो कि सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है। किसके हिसाब से यह बात पता चल रही है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के हिसाब से यह बात पता चल रही है। और यह जो रिपोर्ट है वह कौन देता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे कि यह भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आती है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 प्रहार करती है, जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? परमाणु सक्षम भी है, दो बातें, परमाणु सक्षम भी है और बैलिस्टिक मिसाइल भी है। नाम क्या है? अग्नि 4, जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। और इसके लिए अभी हाल ही में एक सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? ओडिशा के चांदीपुर में, जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां पर हुआ है सफल परीक्षण। किसका? अग्नि 4 का, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, जमीन से जमीन पर वार करती है। वजन कितना है? 17,000 किलोग्राम। और एक बात और याद रखनी है आपको, परमाणु सक्षम तो है ही, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है कि एक बार में अगर टारगेट डिसाइड कर दिया गया कि यहां से यहां टारगेट लेना है, यहां पे मार गिराना है, तो क्या करेगा? ऐसे अर्धचंद्राकार के तरीके से आगे बढ़ेगा और जाके निशाने पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन ने भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अब तक का सबसे बड़ा चांद का मानचित्र है ये, चांद का सबसे बड़ा मानचित्र चीन ने अभी हाल ही में जारी किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक तीसरी ट्रेन चलेगी, मिताली एक्सप्रेस। और यह कहां से कहां तक चलेगी? तो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलेगी। इसके पहले 2 ट्रेन और भी जा रही हैं, तो एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और एक का नाम है बंधन एक्सप्रेस। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन COP 15 का आयोजन कहां किया गया? तो कोट डी आइवर में किया गया, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है। अब यह COP 15 जो है, स्पेशली संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय से संबंधित जो यह COP 15 है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब इस बार की थीम क्या थी यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर, यानी कि एक तो भूमि हो गई, एक तो जीवन हो गया और एक तो विरासत हो गया। इसके अभाव से समृद्धि की ओर हमें बढ़ना है और इसके लिए जो पूरा प्रयास है वह किस बात पर रहेगा? मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचने का प्रयास रहेगा। आगे देखते हैं, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के छात्रों से। तो याद रखिएगा, श्रेष्ठ योजना का संबंध है अनुसूचित जाति के छात्रों से, जनजाति नहीं। अनुसूचित जाति के छात्रों को 9वीं एवं 11वीं में एडमिशन के टाइम पर कहां पर एडमिशन? निजी आवासीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के टाइम पर इस योजना को लागू किया गया है। मतलब कि यह योजना प्रभावी रहेगी 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए। कहां पर? निजी आवासीय विद्यालय। निजी आवासीय विद्यालय में बेहतर पढ़ाई के लिए यह कार्य शुरू किया गया है। तो 9th और 11th, इस बात को आपको याद रखना है। तो इसमें आखिर यह क्यों किया गया है? इसमें उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं जो कि काफी पीछे रह गए हैं पढ़ाई के मामले में, उन्हें बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। अन्य योजनाएं भी, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं कि जनजाति के लिए नहीं है या अदर लोगों के लिए नहीं है जो कि वंचित वर्ग हैं, उन सब के लिए है। लेकिन फिलहाल श्रेष्ठ योजना की हम बात कर रहे हैं जो, तो उसके तहत 9वीं और 11वीं की बात हो रही है।
उनके छात्रों के लिए निजी आवासीय विद्यालयों में बेहतर पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। और यह जो योजना है, श्रेष्ठ योजना, कौन लेकर आ रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लेकर आ रहा है। आगे देखते हैं, आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो प्रश्न क्या है, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो कौन है? उमरान मलिक। उमरान मलिक क्या है? बॉलर हैं। सनराइजर हैदराबाद के लिए इन्होंने बॉलिंग की थी। आईपीएल 15वां जो आईपीएल का संस्करण हुआ है, 15वां आईपीएल कब हुआ है? 2022 में हुआ है। ठीक है, 2022 में हुआ है 15वां आईपीएल संस्करण। और इस आईपीएल संस्करण में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने? अच्छी बॉलिंग नहीं बोलेंगे, उसका भी अलग है। उमरान मलिक किस पे हैं? सनराइजर हैदराबाद के, और इन्हें 14 मैचों में 22 विकेट मिले। अब बात आती है इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया किसे जाता है? तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है ऐसे खिलाड़ी का जो कि 1 अप्रैल 1996 के बाद जन्म हुआ हो, उसके बाद 5 या इससे कम टेस्ट या 20 या उससे कम वनडे, साथ में आईपीएल में 25 या इससे कम मैच खेले हों। तो इन कंडीशन को जो फॉलो कर लेगा या जो इन कंडीशन के अंदर आ जाएगा, उसे ही इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलेगा जिसने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आपको यहां पर यह भी देखना है कि इस बार आईपीएल में जो विजेता टीम है, यानी कि आईपीएल 15वां जो संस्करण हुआ है, उसमें विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम है गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस पहली बार शामिल हुई और पहली बार ही इसने विजेता का खिताब हासिल कर लिया। इसके पहले जब शुरुआत हुई थी 2008 में आईपीएल की संस्करण की, तब भी पहली बार में ही कौन विजेता टीम हुई थी? राजस्थान रॉयल्स हुई थी। आपको याद रहेगा, राजस्थान रॉयल्स के बारे में हम जिक्र कर भी चुके हैं। शेन वॉर्न ने कप्तानी करते हुए किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स को जिताया था, इस बारे में हमने बात की थी। फिलहाल के लिए गुजरात टाइटंस इस बार विजेता है। और एक दूसरी टीम जो कि इस बार पहली बार शामिल हुई थी, लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हुई थी। अब इस आईपीएल 15 में प्रमुख जो कि अवार्ड हैं और संबंधित खिलाड़ी और टीम है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑरेंज कैप किसे मिला? जॉस बटलर को मिला, जो कि राजस्थान रॉयल्स के थे। पर्पल कैप भी किसे मिला? युजवेंद्र चहल को मिला। बॉलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। इमर्जिंग प्लेयर की बात हमने की कि इस सीजन के कौन थे? उमरान मलिक, जो कि सनराइजर हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। सिक्सेस ऑफ द सीजन जॉस बटलर। इसी के अलावा और भी जितनी भी चीजें हैं आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको एक बात और याद रखने की जरूरत है कि यह जो फाइनल का मैच हुआ था, फाइनल मैच हुआ था जिसमें कि गुजरात जीत गया, यानी कि गुजरात टाइटंस जीत गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल का मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल का मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और यह नाम पहले नहीं था। 24 फरवरी 2021 को सरदार पटेल स्टेडियम का नाम, दरअसल इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है? सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसी के अंतर्गत यह स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वर्तमान में। और इसकी क्षमता काफी ज्यादा है दर्शकों की। तो इस बात को आपको याद रखना है। यह कहां पर है? अहमदाबाद में है। और यहीं पे आईपीएल का फाइनल हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आईपीएल में जो विजेता है, इमर्जिंग प्लेयर है, पर्पल कैप है, ऑरेंज कैप है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। पूछा जा सकता है प्रश्न। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं तक। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।